नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। 5 देशों की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री की स्वदेश वापसी। घाना से नामीबिया तक द्विपक्षीय संबंधों को मिली नई ऊंचाई। पीएम ने ग्लोबल साउथ की आवाज को किया बुलंद। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के प्रतिनिधियों के साथ राज्यों द्वारा प्रस्तावित मुद्दों पर होगी चर्चा। बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। याचिका में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की समय सीमा तक काम पूरा होने पर संशय। मैदान से लेकर पहाड़ तक भारी बारिश। गुरुग्राम में प्राइवेट और कॉर्पोरेट सेक्टर को वर्क फ्रॉम होम की सलाह। दिल्ली में लोगों से मेट्रो और वैकल्पिक परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील। और खेल की खबरों में इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज जीतकर भारतीय महिला टीम ने रचा इतिहास। तो वहीं पुरुष क्रिकेट टीम आज टेस्ट सीरीज में बढ़त लेने के इरादे से उतरेगी लॉर्ड्स के मैदान पर। घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया, इन 5 देशों की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज स्वदेश वापसी हो गई है। 2 जुलाई से उनकी विदेश यात्रा शुरू हुई थी। इस दौरान सभी 5 देशों से भारत के द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई मिली है। अंतिम चरण में नामीबिया की यात्रा का प्रधानमंत्री ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। आइए देखते हैं। हमारी मित्रता राजनीति से नहीं बल्कि संघर्ष, सहयोग और आपसी विश्वास से जन्मी है। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्जवल भविष्य के साझा सपनों ने इसे सींचा। भविष्य में भी हम एक दूसरे का हाथ थामे विकास पथ पर साथ साथ आगे बढ़ते रहे।
have the honor to confer the honor of Most Asian Order of Brevigia Mildos to Honorable Mr. Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India. मैं इस सम्मान को नामीबिया और भारत के लोगों, उनकी निरंतर प्रगति और विकास और हमारी अटूट मित्रता को ताकत है, जिसके कारण मुझ जैसे गरीब परिवार में जन्मे व्यक्ति को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला। जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास संविधान की गारंटी है। In the 21st century, India's development lights a path showing that the global south can rise, lead and shape its own future. The message is you can succeed on your own terms without losing your identity. यह भारत का संदेश है कि आप अपने रास्ते पर चलकर अपनी संस्कृति और गरिमा के साथ सफलता पा सकते हैं। विदेश यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हो गया। पीएम अभी तक 17 देशों की संसद को संबोधित कर चुके हैं। पीएम मोदी ने ये उपलब्धि इस महीने के पहले सप्ताह में 5 देशों की यात्रा के दौरान घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो और नामीबिया की संसदों में दिए गए अपने भाषणों के साथ हासिल की। मुलाकात, बातचीत, समझौते और कूटनीति से इतर दुनिया के तमाम देशों के साथ संबंधों को नया आयाम देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद की छवि काफी कारगर सिद्ध हुई है। उन्हें एक और जहां दुनिया के देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं, वहीं वे ऐसे नेता के रूप में भी उभरे हैं जिनके विचारों को अपनाने से उन्नति के मार्ग खुले हैं। यही वजह है कि विदेशी दौरों के दौरान मेजबान देश उनके विचारों को सुनने का कोई मौका नहीं छोड़ते और पीएम मोदी को संसद के विशेष सत्र को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करते हैं। उनके नामीबिया दौरे के दौरान भी संसद सत्र को संबोधित करने का सिलसिला जारी रहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेता के रूप में भारत की उपलब्धियों को पटल पर रखा। In the 21st century, India's development lights a path showing that the global south can rise, lead and shape its own future. The message is you can succeed on your own terms without losing your identity. For this message to echo louder, we must act together
Let us create a future defined not by power but by partnership. Not by dominance but by dialogue. Not by exclusion but by equity. इससे पहले 5 देशों की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रिनिदाद और टोबैगो की संसद को संबोधित किया। इससे पहले 3 जुलाई 2025 को घाना की संसद को संबोधित कर उन्होंने इतिहास रचा था। ये पहली बार था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने घाना की संसद को संबोधित किया था। ये यात्राएं अफ्रीकी महाद्वीप के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। नवंबर 2024 में पीएम मोदी ने गुयाना में भी तब इतिहास रचा जब वो गुयाना की नेशनल असेंबली को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। पीएम मोदी अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को भी 2 बार संबोधित कर चुके हैं। पहली बार 8 जून 2016 को और फिर 23 जून 2023 में। यह संबोधन भारत अमेरिका के बीच गहरी होती रणनीतिक साझेदारी की मिसाल है। प्रधानमंत्री मोदी जून 2019 में मालदीव, जुलाई 2018 में युगांडा और दिसंबर 2015 में अफगानिस्तान की संसद को भी संबोधित कर चुके हैं। नवंबर 2015 में पीएम मोदी ने ऐतिहासिक ब्रिटिश संसद में नए भारत की बुलंद आवाज को दुनिया के सामने रखा था। 2015 में ही प्रधानमंत्री मोदी मंगोलिया, मॉरिशस और श्रीलंका की संसद को भी संबोधित कर चुके हैं। विदेशी सांसदों को संबोधित करने का उनका ये सफर 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद ही शुरू हो गया था। 18 नवंबर 2014 को पीएम मोदी ऑस्ट्रेलियाई संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने और अगले ही दिन 19 नवंबर 2014 को फिजी की संसद के विशेष सत्र को भी उन्होंने संबोधित किया। इसी साल अगस्त में उन्होंने नेपाल की संविधान सभा को संबोधित किया। 16 जून 2014 में पीएम मोदी ने भूटान की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। यह विदेश की किसी संसद में उनका पहला संबोधन था। प्रधानमंत्री मोदी ने हर संबोधन में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने अक्सर इस बात का जिक्र किया कि विकासशील देशों को मजबूत आवाज दिए बिना प्रगति, विकास और समृद्धि हासिल नहीं की जा सकती। अपने संबोधनों में पीएम मोदी दुनिया भर में शांति और सद्भाव की पुरजोर वकालत करते हैं। वो जलवायु परिवर्तन, महामारी, आतंकवाद और साइबर सुरक्षा जैसे जटिल वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए मिलकर कदम उठाने का आह्वान करते रहे हैं। पीएम मोदी मानव केंद्रित वैश्वीकरण पर जोर देते हैं जो सभी के लिए कल्याण लाए। संघर्षों से जूझती दुनिया के लिए उनका संदेश स्पष्ट है। केवल संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का रास्ता है। अभिषेक बोस, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में बेहद लोकप्रिय हैं। उनके नेतृत्व की क्षमता का हर कोई कायल है। अभी 5 देशों की यात्रा के दौरान पीएम को चौथा नागरिक सम्मान दिया गया। इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को अब तक कुल 27 देश सम्मानित कर चुके हैं। देखिए डीडी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में नामीबिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न सिर्फ गर्मजोशी से स्वागत किया गया, बल्कि उन्हें नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलेविचिया मिलिबिलिस से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदैत्वाह ने प्रधानमंत्री मोदी को ये सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने इसे गर्व का क्षण बताया। उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों की ओर से ये सम्मान ग्रहण किया। नामीबिया का वेलविचिया, जिसके नाम पर इस अवार्ड का नाम रखा गया है, यह कोई साधारण पौधा नहीं है। यह घर के एल्डर्स की तरह है जिन्होंने समय को करवट लेते देखा है। यह नामीबिया के लोगों के संघर्ष, साहस और संस्कृति का प्रतीक है। यह भारत और नामीबिया की अविचल दोस्ती का साक्षी है और आज इससे जुड़कर मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं इस सम्मान को नामीबिया
और भारत के लोगों को उनकी निरंतर प्रगति और विकास को और हमारी अटूट मित्रता को समर्पित करता हूं। इससे पहले ब्रासीलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस प्रदान किया गया। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने प्रधानमंत्री मोदी को ये सम्मान सौंपा। पीएम मोदी को दिया गया ये सम्मान 57 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्राजील यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को और गहरा करने वाला रहा। राष्ट्रपति जी द्वारा मुझे ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया जाना मेरे लिए ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के लिए भी अत्यंत गर्व और भावुकता का पल है। मैं इसके लिए उनका, ब्राजील सरकार और ब्राजील के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले दिनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद टोबैगो में वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद टोबैगो और घाना में वहां के राष्ट्रीय अवार्ड द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। यह सम्मान मैं हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को, उनके उज्जवल भविष्य को, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को और भारत गाना के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित करता हूं। इससे पहले पिछले महीने ही साइप्रस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडिस ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से सम्मानित किया। ये साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान है। इससे पहले अप्रैल के महीने में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान उन्हें वहां के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान प्रदान किया था। किसी विदेशी नेता को दिया जाने वाला श्रीलंका का ये सर्वोच्च सम्मान था। इस अवार्ड से किसी भारतीय नेता को पहली बार सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री को अब तक विदेशों में 27 शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं। अलग अलग देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर ग्लोबल लीडर के तौर पर पीएम मोदी की भूमिका को सम्मानित करते रहे हैं। पिछले साल जुलाई में पीएम को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया। पीएम मोदी द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता हैं। नवंबर 2024 में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद ने पीएम मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर प्रदान किया। प्रशस्ति पत्र में कहा गया कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। पीएम 56 वर्षों में पहले ऐसे विदेशी नेता रहे जिन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया। उसी माह गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने पीएम को देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। यह अवार्ड विकासशील देशों के अधिकारों की रक्षा और वैश्विक समुदाय के लिए असाधारण सेवा के लिए दिया गया। उसी दिन पीएम को डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने अपने देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार सौंपा। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर कोविड-19 महामारी के दौरान मदद और रिश्तों की मजबूती में योगदान के लिए दिया गया। दिसंबर 2024 में कुवैत ने पीएम मोदी को अपना सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। कुवैत के अमीर मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने पीएम को द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। अब तक चुनिंदा वैश्विक नेताओं को ही ये अवार्ड मिला है। इस साल भी पीएम को ग्लोबल अवार्ड से नवाजे जाने का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों बारबाडोस ने पीएम को ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस दिया। वहां की राष्ट्रपति ने यह पुरस्कार प्रदान किया जिसे पीएम की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने प्राप्त किया। इसी वर्ष 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में पीएम को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल ने पीएम को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन प्रदान किया। किसी भारतीय को पहली बार ये सम्मान प्राप्त हुआ है।
इन अवार्ड्स और ग्लोबल लीडर के तौर पर शोहरत के पीछे सबसे बड़ी वजह है पीएम का विजन, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण और शांति संवाद का विजन। संघर्ष ही नहीं, पर्यावरण संकट और आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों को लेकर भी पीएम का संदेश साफ है। समाधान के लिए सब साथ आएं, मिलकर प्रयास करें। आधुनिक तकनीक हो या विकास की डगर, पीएम ग्लोबल साउथ सहित सबको साथ लेकर आगे बढ़ने पर बार बार बल देते रहे हैं। यही वो दृष्टिकोण है जिसे पूरी दुनिया न केवल सम्मान से देखती है, बल्कि इससे मानवता का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने में भी मदद मिल रही है। बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आज गृह मंत्री अमित शाह रांची में हैं और रांची में उनका क्या कार्यक्रम है, ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारतीय ज्ञान परंपरा पर 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। जेएनयू में 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को न केवल आधुनिक शिक्षा व्यवस्था बल्कि नीति निर्माण और वैश्विक विमर्श में भी प्रमुखता से स्थापित करना है। जेएनयू प्रशासन और भारतीय ज्ञान परंपरा धरोहर गठबंधन की ओर से आयोजित इस सम्मेलन को आयुष मंत्रालय, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का सहयोग प्राप्त है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा को आजादी के बाद भी नुकसान पहुंचाने का काम जारी रखा गया। The British colonization brought forth the second interlude, when Indian knowledge system was stunted, stymied and subverted. We adopted their practices. Marxist perversion replaced colonial distortion. And friends, even today, the shadows of those colonial misreadings continue to shape textbooks, curricula and minds. This conference, I believe strongly, stands as a serious academic endeavor to correct a historical wrong. Now is the time to cast off the chains of borrowed narratives, inherited distortions. It is time to reclaim our intellectual sovereignty. केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा हमें गुलामी की मानसिकता से मुक्त करने में एक बड़ी ताकत बनेगी। In a sense, from production to protections of generated knowledge, and over a period due to the constant colonial onslaught, knowledge output was put to a stop. Independence should have brought about a sense, but unfortunately, a heavy colonial mindset weighs upon our intellectual, academics, and educated Indians who continue to parrot the same understanding as the colonizers. Very few turn to question the colonial narratives. Knowledge comes through 3 levels of mind: instinct, intellect, and intuition.
गृह मंत्री अमित शाह आज रांची में हैं। यहां वो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का उद्देश्य राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ाना और केंद्र के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना है। बैठक में 4 पूर्वी राज्यों झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के करीब 70 प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शामिल होने की उम्मीद है। बैठक के मद्देनजर रांची में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जॉय माल्या बागची की पीठ के समक्ष इस मामले में दायर 10 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई होगी। ये याचिकाएं विपक्षी नेताओं, कार्यकर्ताओं, वकीलों और सामाजिक संगठनों ने दाखिल की है, जिनमें मतदाता अधिकारों के हनन का आरोप लगाया गया है। इन याचिकाकर्ताओं में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा, कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, राजद सांसद मनोज झा, कार्यकर्ता योगेंद्र यादव, अरशद अजमल, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और PUCL जैसे संगठन शामिल हैं। उनका कहना है कि करोड़ों गरीब और वंचित मतदाताओं को दस्तावेज साबित करने के लिए दबाव में वोटर लिस्ट से बाहर किया जा सकता है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने इस प्रक्रिया के समर्थन में याचिका दाखिल की है। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि बिहार वोटर लिस्ट का आखिरकार ये मामला है क्या। 24 जून को निर्वाचन आयोग ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR गहन पुनरीक्षण का निर्देश दिया। SIR 2 तरीके से हो रहा है। पहला बूथ लेवल ऑफिसर BLO घर घर और एक प्री फील्ड फॉर्म गणना प्रपत्र मतदाता की जानकारी और दस्तावेज लेकर जा रहे हैं। वहीं दूसरे तरीके में कोई भी व्यक्ति चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर ये फॉर्म डाउनलोड करके उसे भर सकता है। यह प्री फील्ड फॉर्म का मतलब यह है कि वोटर के बारे में ये जानकारी पहले से ही फॉर्म में भरी होगी। हाउस टू हाउस सर्वे 25 जून से लेकर 26 जुलाई तक किया जाएगा। ECI की ओर से 11 दस्तावेजों की सूची जारी की गई है। 11 में से एक दस्तावेज गणना पत्र के साथ लगाना होगा। 1 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित होगा। दावे या आपत्तियां की अवधि 1 अगस्त से 1 सितंबर तक की है। वहीं 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होना है। अब याचिकाकर्ता ये कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले इस तरीके का पुनरीक्षण कराना यानी कि SIR कराना असंभव है। दरअसल आपको बता दें, अक्टूबर-नवंबर में बिहार में चुनाव प्रस्तावित हैं। उससे पहले ये SIR की प्रक्रिया हो रही है और विपक्ष इसका कड़ा विरोध कर रहा है। राज्य में आपको बता दें 8 करोड़ मतदाता हैं। वहीं ECI का कहना है कि नियमों के अनुरूप और पारदर्शी प्रक्रिया जिसके अनुरूप SIR हो रहा है। विपक्ष की ओर से लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और आरोप लगाया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी इससे वोट बैंक की राजनीति कर रही है। NDA के सभी घटक दल पुनरीक्षण के समर्थन में हैं। तो विपक्ष ये कह रहा है कि लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। वहीं NDA का कहना है कि इस तरीके की प्रक्रिया जरूरी है और वोट बैंक की राजनीति कर रहा है विपक्ष। आइए अब आपको बताते हैं कि विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण में निर्वाचन आयोग ने उन 11 दस्तावेजों की सूची जिनमें से किसी एक दस्तावेज को गणना प्रपत्र के साथ लगाना है। अब ये कौन से वो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं? तो कोई भी पहचान पत्र हो या फिर केंद्र या राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों अथवा पेंशन भोगियों को मिलने वाला पेंशन भुगतान आदेश, 1 जुलाई 1987 से पहले जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र होना चाहिए। फिर वो सरकार, स्थानीय निकाय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC या PSU से जारी कोई भी दस्तावेज आप इसके साथ लगा सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र या फिर पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र या फिर सर्टिफिकेट भी आप इस एक जो दस्तावेज लगाना है उसके साथ आप लगा सकते हैं। राज्य सरकार की किसी संस्था की ओर से जारी मूल निवास प्रमाण पत्र को भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा OBC, SC, ST का जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो वो डॉक्यूमेंट भी आप लगा सकते हैं। वन अधिकार प्रमाण पत्र भी इन डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाया जा सकता है। राज्य सरकार या स्थानीय निकाय का फैमिली रजिस्टर, सरकार की ओर से जारी घर या जमीन का प्रमाण पत्र, इसके अलावा NRC नेशनल
रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, जो कि बिहार में लागू नहीं है। तो चुनाव आयोग की ओर से ये तय 11 डॉक्यूमेंट्स हैं। पुनरीक्षण के लिए सिर्फ एक दस्तावेज की जरूरत है, तो इन 11 में से अगर आपके पास कोई एक भी दस्तावेज है तो आप इस पुनरीक्षण प्रक्रिया में भागीदार हैं। इस समय हमारे संवाददाता विकास सारथी फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। विकास से सीधे जानकारी लेंगे। विकास, आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई है, कितनी याचिकाएं दायर की गई हैं जो इस पुनरीक्षण प्रक्रिया जो चल रही है उसके खिलाफ हैं और वो सोच रही हैं या मान रही हैं कि असंवैधानिक है, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये आज सुनवाई होने वाली है तो क्या दलीलें पेश की जा सकती हैं? बिल्कुल, देखिए, जहां तक इसमें याचिकाओं की बात करें तो इसमें मुख्य तौर पर विपक्षी दलों की ओर से याचिका दायर की गई है और उसमें कुछ नेताओं ने व्यक्तिगत रूप से याचिका दाखिल की है, जिनमें महुआ मोइत्रा और मनोज झा हैं। इसके अलावा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने भी अपनी याचिका दायर की है। तो आज जो मामला लिस्ट है उसमें एडीआर की तरफ से जो याचिका है उस पर सुनवाई होनी है। और जहां तक आप दलीलों की बात जैसे बता रही थी कि विपक्षी दलों का खासतौर से कहना है कि ये पूरी प्रक्रिया कहीं ना कहीं वोटर्स को डिस्करेज करेगी चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेने में। इसमें यह भी कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास किसी भी तरह के जो दस्तावेज बताए गए हैं वो शायद ना हो। ऐसे लोगों के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी इलेक्शन कमीशन की ओर से, एक ये सवाल है। और दूसरा, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अभी तक जो व्यवस्था थी उसमें जो पूरी जिम्मेदारी थी इसमें लिस्ट अपडेशन की या वेरिफिकेशन की, वो चुनाव आयोग की थी, जो कि सीधे सीधे वोटर पर शिफ्ट करने की बात हो गई है कि वोटर खुद ये स्थापित करे कि वो उस क्षेत्र विशेष का मतदाता है और उसका नाम लिस्ट में होना चाहिए। ये जिम्मेदारी वोटर के ऊपर जो शिफ्ट की गई है, इसका विरोध भी कर रहे हैं इन याचिकाओं में। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने सुनवाई से जिस दिन ये याचिका दाखिल हुई थी उससे आसपास ही एक बड़े विज्ञापन दिए थे और ये स्थिति स्पष्ट की थी कि पूरी प्रक्रिया में किसी का नाम काटा नहीं जा रहा है, ये क्रॉस वेरिफिकेशन है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स जो 11 डॉक्यूमेंट्स है उसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप बने रहेंगे वोटर लिस्ट में। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है तो उसके लिए भी एक अलग से फॉर्म दिया गया है, उसको आपको भर के सक्षम अधिकारी को सौंपना होगा। ब्लॉक लेवल ऑफिसर हैं, उनको सौंपना होगा और वो वेरिफिकेशन करेंगे कि भले ही दस्तावेज नहीं है तो भी क्या इस व्यक्ति को मतदाता सूची में बनाए रखा जाए या नहीं रखा जाए, ये सक्षम अधिकारी तय करेंगे। तो यहाँ पर चुनाव आयोग और यही सब बातें और स्थिति अपनी स्पष्ट करेगा औपचारिक तौर पर जब अपनी दलीलें कोर्ट में रखी जाएंगी। उम्मीद ये है कि अब से लगभग आधे घंटे बाद तक ये मामले पर सुनवाई शुरू हो सकती है। भावना, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है, सभी को पता है। ऐसे में विकास ये भी देख रहा है कि ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है उसमें 57% जो मतदाता है वो पहले ही रजिस्टर कर चुके हैं। अब विपक्ष या ये जो कार्यकर्ता है और अलग अलग संगठन हैं, ये इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या इनकी मंशा है? और जिस तरीके से प्रक्रिया में लोग तो अपनी भागीदारी देते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो दोनों की दलीलों के सुनकर आगे की सुनवाई किस तरीके से अब आगे बढ़ सकती है? देखिए, जहाँ तक सुनवाई की बात है तो सुप्रीम कोर्ट में आज चुनाव आयोग अपनी बात रखेगा, औपचारिक तौर पर रख सकता है, क्योंकि पिछली सुनवाई पर यह कहा गया था याचिकाकर्ताओं से कि अपनी पिटीशन की कॉपी आप इलेक्शन कमीशन को सौंपें। तो इन आरोपों पर एक तो स्पष्टीकरण आपको चुनाव आयोग की तरफ से देखने को मिलेगा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कुछ तथ्य है या कही सुनी बातें हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें अफवाह के तौर पर भी उड़ती हैं। दूसरी बात ये कि जो मूल समस्या है उसमें मूल समस्या क्या मान रहा है, इसको जो चुनौती लोग जो दे रहे हैं, क्या वो इसकी कानूनी वैधता पर सवाल उठा रहे हैं? क्योंकि चुनाव आयोग कानून के मुताबिक समय समय पर नियम बना सकता है, ये उसको डेलीगेटेड पावर है संसद की तरफ से। क्या वो उस शक्ति पर सवाल उठा रहे हैं या वो इसकी प्रैक्टिकेबिलिटी पर सवाल उठा रहे हैं कि इसको लागू करने में दिक्कतें होंगी? अगर लागू करने में दिक्कतों की बात है तो चुनाव आयोग स्पष्टीकरण देगा कि क्या व्यवस्था की गई है। अभी भी बहुत समय है, कई महीने हैं अभी चुनाव होने में, और जो लिस्ट अपडेशन का जो पूरा प्रोग्राम है, वो जो पूरा शेड्यूल है, उसमें भी आप देखें तो उसमें भी अभी काफी समय है। तो जिनके पास दस्तावेज नहीं है उनके लिए क्या व्यवस्था है? हालांकि आयोग स्पष्ट कर चुका है विज्ञापन के जरिए कि ऐसे लोग भी एक फॉर्म भरकर दे सकते हैं कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें आज औपचारिक तौर पर आयोग की तरफ से कोर्ट को बताई जा सकती है। ठीक है विकास, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सभी की नजर रहेगी, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन आपका इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो
तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कर्नाटक में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस विधायक SN सुब्बा रेड्डी के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम की धारा 37 के तहत बेंगलुरु में 5 अलग अलग परिसरों में की जा रही है। ईडी की इस कार्रवाई में सुब्बा रेड्डी और उनके परिवार के विदेशों में कथित अघोषित संपत्तियों की जांच हो रही है। आरोप है कि उन्होंने मलेशिया, हांगकांग और जर्मनी जैसे देशों में विदेशी बैंक खातों में बैलेंस रखा, वाहनों और अचल संपत्तियों में निवेश किया। छापेमारी में उनके आवास, व्यापारिक ठिकानों और सहयोगियों से जुड़े परिसरों को भी शामिल किया गया है। द प्रिंट की एक समाचार रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत सरकार ने देश में अचानक होने वाली मौतों के पैटर्न का विश्लेषण करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अध्ययन शुरू किया है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB ने एक्स पर द प्रिंट की रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए इस दावे को फर्जी बताया है। PIB के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा ऐसा कोई राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण नहीं कराया जा रहा है। देश भर में पिछले कुछ समय से लोगों की अचानक मौत के बढ़ते मामले चिंताजनक हैं। ऐसे में इस तरह की गलत जानकारी फैलाने से लोग भ्रमित होते हैं। केंद्र सरकार ने देश में अचानक होने वाली मौतों के पैटर्न का विश्लेषण करने के लिए ऐसा कोई भी राष्ट्रव्यापी अध्ययन शुरू नहीं किया है। इसलिए ऐसी फर्जी और भ्रम फैलाने वाली खबरों पर विश्वास करने से पहले आधिकारिक स्रोतों की पुष्टि अवश्य कर लें। और अभियान अब ईट राइट इंडिया, इस खबर की बात कर लेते हैं। स्वस्थ भारत के निर्माण की दिशा में भारत सरकार द्वारा जुलाई 2018 में शुरू की गई ईट राइट इंडिया पहल अब जन आंदोलन बनती जा रही है। इस अभियान का लक्ष्य है देश भर में सुरक्षित, पौष्टिक और साधारण भोजन को बढ़ावा देना। ईट राइट इंडिया अभियान ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस साल 6 जुलाई तक 25 लाख से अधिक फूड हैंडलर्स को खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जा चुका है। देश भर में 284 ईट राइट स्टेशन और 249 क्लीन स्ट्रीट फूड हब प्रमाणित किए जा चुके हैं। खाना पकाने में इस्तेमाल किए गए 55 लाख लीटर तेल को इकट्ठा कर 39 लाख लीटर बायोडीजल में बदला गया है। ईट राइट इंडिया का असर समाज के हर स्तर पर दिख रहा है। रेलवे स्टेशन, स्कूल, मंदिर, अस्पताल और बाजार तक में ये मुहिम पहुंच चुकी है। ईट राइट स्कूल और ईट राइट कैंपस जैसे कार्यक्रम स्कूलों और कॉलेजों तक पहुंच बना चुके हैं। ट्रांसफैट फ्री इंडिया, सेफ फूड, शेयर फूड जैसे कार्यक्रमों ने लाखों लोगों को जागरूक किया है। अब न केवल फूड क्वालिटी में सुधार हो रहा है, बल्कि खाने के तौर तरीकों में भी बदलाव आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में लोगों से तेल, नमक और चीनी की खपत कम करने की अपील की थी। रॉकफेलर फाउंडेशन और WHO जैसी संस्थाओं ने भी ईट राइट इंडिया पहल की सराहना की है। जब भोजन शुद्ध होगा तभी शरीर भी मजबूत रहेगा और देश भी। आइए ईट राइट इंडिया अभियान में भाग लें और स्वस्थ भारत की नींव रखें। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। देश के अंतरिक्ष क्षेत्र के नियामक इनस्पेस यानी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र ने स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। अब इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रहों की मदद से उपग्रह संचार सेवाएं दे सकेगी। ये मंजूरी स्टारलिंक जेन 1 कॉन्स्टलेशन के जरिए दी गई है, जिसमें 4408 उपग्रह 540 से 570 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। भारत में यह नेटवर्क लगभग 600
GPS की क्षमता प्रदान कर सकता है। मंजूरी की वैधता 8 अप्रैल से शुरू होकर 5 साल तक या उपग्रह समूह के जीवन काल की समाप्ति तक जो भी पहले हो तक मान्य होगी। हालांकि सेवा की शुरुआत अभी अलग अलग सरकारी विभागों की स्वीकृति और लाइसेंस के अधीन होगी। स्टारलिंक 2022 से ही भारत में अपने व्यावसायिक परिचालन की योजना पर काम कर रही थी। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह करीब 9:04 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। भूकंप के झटके महसूस होते ही कई इलाकों में लोग अपने घरों और इमारतों से बाहर निकल गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.4 मापी गई। इसका केंद्र दिल्ली के नजदीक हरियाणा के झज्जर में था। भूकंप में से जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी कि एनडीएमसी द्वारा भारती नगर को दिल्ली की दूसरी अनुपम कॉलोनी घोषित किया गया है। आज एनडीएमसी चेयरमैन केशव चंद्रा ने भारती नगर को दूसरी अनुपम कॉलोनी घोषित किया। इससे पहले एनडीएमसी ने चाणक्यपुरी में D1, D2 और सत्य सदन को दिल्ली की पहली अनुपम कॉलोनी घोषित किया था। मैं आज यहाँ के भारती नगर के सारे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर्स को और अपनी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज ये दिल्ली की दूसरी अनुपम कॉलोनी डिक्लेयर हो रही है। और ये भारती नगर जिसमें 100 के करीब हाउस होल्ड्स हैं, उन लोगों ने मिलके ये डिसाइड किया है कि यहाँ का जितना भी कूड़ा होगा उसको अच्छी तरह सेग्रीगेट किया जाएगा। अब यहाँ पे मटेरियल रिकवरी सेंटर में फैसिलिटी में आप देखेंगे कि कम से कम 10 तरीके से 10 डिफरेंट ग्रुप में कूड़े को सेग्रीगेट किया जा रहा है। उसकी कंपोस्टिंग की जा रही है, कंपोस्ट पिट्स आप देखेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पर भी एक नेकी की। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के आरोपों से घिरे जलालुद्दीन और झांगुर के खिलाफ प्रशासन की सख्ती लगातार जारी है। उतरौला के मधुपुर स्थित कोठी पर दूसरे दिन भी बुलडोजर चला। बुधवार को शुरू हुई कार्रवाई के बावजूद सरकारी जमीन पर बनी ये कोठी पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हो सकी थी। बचे हुए हिस्सों को हटाने के लिए आज भी कार्रवाई जारी है। कोठी के भीतर से बड़ी मात्रा में दवाइयां बरामद हुई हैं, जिनकी जांच अब संबंधित एजेंसियां करेंगी। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने भी गांव पहुंचकर झागुर की संपत्तियों की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उधर धर्मांतरण के मामले में एटीएस के विशेष न्यायालय ने जलालुद्दीन और उसके सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर मंजूरी कर दी है। इस रिमांड में 10 जुलाई की सुबह 10 बजे से शुरू होकर 16 जुलाई की शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। बात करते हैं मौसम की। कल दोपहर से दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के तमाम क्षेत्रों में शुरू हुआ बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने आज भी उत्तर भारत के कई राज्यों में गरज चमक और तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में कल गरज के साथ हुई तेज बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। भारी बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। हालांकि मूसलाधार बारिश के कारण सड़कों पर जल भराव हो गया, जिससे देर रात तक जगह जगह जाम की स्थिति बनी रही। दिल्ली एनसीआर में हो रही तेज बारिश का असर हवाई यातायात पर भी देखने को मिल रहा है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने यात्रियों से अपील की है कि वे समय से पहले निकलें और ट्रैफिक जाम या जल भराव से बचने के लिए दिल्ली मेट्रो या अन्य वैकल्पिक परिवहन साधनों का इस्तेमाल करें। प्रशासन ने यह भी कहा है कि मौसम की स्थिति के कारण उड़ानों में देरी संभव है। ऐसे में यात्री अपने एयरलाइन से अपडेट लेते रहें। गुरुग्राम में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया है, जिसके बाद लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने सोशल मीडिया पर जल भराव की समस्या बताते हुए तस्वीरें शेयर की हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं। उधर मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए सभी निजी और कॉर्पोरेट संस्थानों से कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति देने को कहा है। और पहाड़ी इलाकों की भी बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न जगहों पर बादल फटने से अब तक 85 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि 35 से अधिक लोग लापता हैं। मंडी जिले के थुनाग में कल बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ में बड़े पैमाने पर जान माल की हानि हुई है। इस प्राकृतिक आपदा में 17 लोगों की मौत की खबर है। राज्य में सैकड़ों लोग बेघर हो गए, जिन्हें अलग अलग आश्रय गृहों में रखा गया है।
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के कारण बद्रीनाथ मार्ग पर भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन के कारण बार बार मार्ग बाधित हो रहा है। यातायात बहाली का काम चल रहा है। पिछले कई दिनों से बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर भूस्खलन होने से बार बार मार्ग बाधित हो रहा है। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में आज भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि देहरादून समेत रुद्रप्रयाग, नैनीताल और बागेश्वर जिले के कुछ इलाकों में तेज दौर की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते कम से कम 80 से अधिक सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने के प्रयास में प्रशासन जुटा हुआ है। वहीं झारखंड में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। अगले 36 घंटों के दौरान राज्य के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। चाईबासा, जमशेदपुर, सिमडेगा और सरायकेला में भी तेज बारिश का सिलसिला जारी है। आज चतरा, गढ़वा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू समेत कुछ और जिलों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। झारखंड में पिछले 8 दिनों में रिकॉर्ड बारिश हुई है। 1 जून से 9 जुलाई के बीच राज्य में 460 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से करीब 180 मिलीमीटर अधिक है। खबर बाबा बर्फानी से जुड़ी हुई। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्री अमरनाथ यात्रा सफलतापूर्वक बड़े उत्साह के साथ आगे चल रही है। आज सुबह पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से श्रद्धालुओं का एक और जत्था पवित्र गुफा की ओर रवाना हुआ। श्री अमरनाथ यात्रा के शुरू होने के 6 दिनों के भीतर ही श्रद्धालुओं की संख्या 1,11,000 पहुंच चुकी है। पवित्र यात्रा पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों पर सुचारू रूप से चल रही है। औसतन लगभग 7,000 यात्री जम्मू से निर्धारित काफिले में आधार शिविरों तक यात्रा कर रहे हैं, जिनके साथ सुरक्षा बलों की भारी टुकड़ियां होती हैं। प्रतिदिन गुफा मंदिर पहुंचने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 3 जुलाई को शुरू हुई यह यात्रा 38 दिन तक चलेगी। भारतीय संस्कृति या सनातन परंपरा में गुरु का स्थान अद्वितीय है। प्राचीन काल से ही सभी शिष्य अपने गुरुओं के प्रति सम्मान का परंपरागत रूप से पालन करते आए हैं। इसी परंपरा का पालन करते हुए शिष्य आज भी गुरु के प्रति श्रद्धा का प्रदर्शन विशेष रूप से आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को करते हैं। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को व्यास पूर्णिमा का नाम से भी जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दिल्ली के बिरला मंदिर, आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। इसके अलावा गुरु पूर्णिमा के मौके पर अयोध्या की सरयू नदी में श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में विशेष भस्म आरती की गई। श्री शस्त्रदेवताभ्यो नमः। श्री नागेश्वराय नमः। प्रत्यक्ष रूपं समर्पयामि। श्री नंदिवाहनाय नमः। नाना परिमल धूपं समर्पयामि। शिव पंचायतन देवताभ्यो नमः। नाना परिमल धूपं समर्पयामि। धूपान्तेन आत्मनियंत्रणं। आइए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। गजा संघर्ष विराम को लेकर कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 2 दिनों में दूसरी बार मुलाकात हुई। ट्रंप ने बातचीत के बाद उम्मीद जताई है कि इस हफ्ते या अगले हफ्ते संघर्ष विराम की बहुत अच्छी संभावना है। नेतन्याहू ने यह भी संकेत दिए हैं कि 60 दिन के संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है। हमास ने गजा में संघर्ष विराम तक पहुंचने के लिए चल रहे प्रयासों के तहत 10 बंधकों को रिहा करने पर सहमति जताई है। समूह ने कहा है कि संघर्ष विराम के लिए चल रही वार्ताएं इजरायल के अड़ियल रुख के कारण कठिन है। फिलिस्तीनी समूह ने कहा कि चल रही संघर्ष विराम वार्ताओं में कई अड़चनें हैं, जिनमें सहायता का प्रवाह, गजा पट्टी से इजरायली बलों की वापसी और स्थायी संघर्ष विराम के लिए वास्तविक गारंटी शामिल है। इजरायली सेना ने गजा पट्टी में अपनी गतिविधियों को जारी रखते हुए पिछले 24 घंटे में 100 से अधिक आतंकी लक्ष्यों पर हवाई हमले किए हैं।
खेल की खबरों का रुख करें तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे T20 मैच में 6 विकेट से जीत दर्ज की है। इसी के साथ भारत ने इंग्लैंड की सरजमी पर इतिहास रच दिया है। भारतीय महिला टीम ने पहली बार इंग्लैंड के खिलाफ उन्हीं के घर में 2 या उससे अधिक मुकाबले की T20 सीरीज अपने नाम की है। भारत इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच 5 मुकाबलों की T20 सीरीज का यह मुकाबला मैनचेस्टर में खेला गया, जिसमें इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। मेजबान टीम इंग्लैंड ने निर्धारित ओवरों तक 7 विकेट खोकर महज 126 रन बना सकी। इसके जवाब में भारतीय टीम ने 3 ओवर शेष रहते मुकाबला जीत लिया। भारत 5 मुकाबलों की सीरीज में 3-1 से अजय बढ़त बना चुका है। सीरीज का आखिरी मुकाबला 12 जुलाई को एजबेस्टन में खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। लीड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने भारत को 5 विकेट से हराया था। वहीं भारत ने बर्मिंघम में 336 रन से जीतकर सीरीज में शानदार वापसी की। सीरीज का तीसरा मुकाबला आज से लॉर्ड्स में खेला जाएगा। दोनों टीमों की नजर लॉर्ड्स में जीत के साथ सीरीज में बढ़त बनाने पर रहेगी। क्रिकेट का गढ़ कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान में कई रिकॉर्ड्स बने हैं। अब यहां टीम इंडिया इतिहास रचने के इरादे से उतरेगी। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही रोमांचक सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। सीरीज का तीसरा मैच 10 जुलाई से लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा। बर्मिंघम में खेले गए दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया ने अपनी असली ताकत दिखाई थी। मोहम्मद सिराज, आकाशदीप की धारदार गेंदबाजी और शुभमन गिल की रिकॉर्ड तोड़ पारी की मदद से भारत को 336 रन की ऐतिहासिक जीत मिली थी। लॉर्ड्स में भारत के रिकॉर्ड्स की बात करें तो भारत ने अब तक लॉर्ड्स के मैदान पर कुल 19 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से भारत को 3 में जीत हासिल हुई। 12 मैच में भारत को हार मिली, वहीं 4 ड्रॉ रहे। भारत ने लॉर्ड्स में अपना पहला मैच 1986 में कपिल देव की अगुवाई में जीता था। इसके बाद जीत के लिए टीम को लंबा इंतजार करना पड़ा। 2014 में MS धोनी की कप्तानी में भारत यहां 95 रन से मैच जीता। वहीं 2021 में विराट कोहली की कप्तानी में भारत लॉर्ड्स में 151 रन से मैच जीतने में कामयाब रहा। इस बार टीम की कमान शुभमन गिल के हाथों में है। बर्मिंघम में पहली बार जीतने के बाद टीम इंडिया अब लॉर्ड्स में जीत का सिलसिला बरकरार रखना चाहेगी। मेजबान इंग्लैंड की बात करें तो लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड ने 145 मैच खेले हैं। 59 मैच में उसे जीत मिली है और 35 में उसे हार का सामना करना पड़ा। 51 मुकाबले ड्रॉ रहे। इस सीरीज में भारतीय टीम की बल्लेबाजी की बात करें तो भारतीय बैटिंग ऑर्डर में तीसरे टेस्ट के लिए बदलाव की गुंजाइश कम ही नजर आ रही है। सीरीज में 4 भारतीय बल्लेबाज 200 से ज्यादा रन बना चुके हैं। ओपनर्स अच्छी शुरुआत दे रहे हैं। पिछले 2 मैच में भारत की ओपनिंग जोड़ी 456 रन बना चुकी है। यशस्वी जायसवाल ने 1 शतक और 1 50 के साथ 220 रन बनाए हैं, जबकि लोकेश राहुल के नाम 236 रन हैं। उनके नाम भी 1 शतक और 1 अर्धशतक है। इन दोनों के अलावा कप्तान शुभमन गिल 585 रन बनाकर सीरीज के टॉप स्कोरर हैं। उप कप्तान ऋषभ पंत ने भी 2 शतक के साथ 342 रन बनाए हैं। ऑलराउंडर्स में रविंद्र जडेजा ने बर्मिंघम टेस्ट में 89 और 69 रन बनाए। वॉशिंगटन सुंदर ने 42 रन बनाए और दूसरी पारी में अहम मौके पर बेन स्टोक्स का विकेट लिया। पिछला मैच जीतने के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने लॉर्ड्स टेस्ट में जसप्रीत बुमराह के खेलने की पुष्टि की है। उन्हें प्रसिद्ध कृष्णा की जगह टीम में शामिल किया जा सकता है। मोहम्मद सिराज दूसरे और आकाशदीप तीसरे तेज गेंदबाज होंगे। पिच की बात करें तो लॉर्ड्स की पिच आमतौर पर तेज गेंदबाजों के लिए मददगार होती है। अब लॉर्ड्स में शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगी। पहले 2 टेस्ट में बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये सिलसिला तीसरे टेस्ट में भी जारी रहेगा। लॉर्ड्स का मैदान तैयार है और टीम इंडिया भी तैयार है एक और महा मुकाबले के लिए। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए DD न्यूज के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।